वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नालंदा एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री का इंडिया एंड यूरोपियन कॉलोनियलिज्म स्टडी करेंगे। हिस्ट्री के मैंने चैप्टर 1 के वीडियो, चैप्टर 2 के वीडियो सारे अपलोड कर दिए हैं। जिसने नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं। उसमें मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करा है हर एक चीज़ डिटेल में। उसके साथ में मैंने आपको ये जो शॉर्ट नोट देती हूँ जो मैं बनाकर, उससे आप पूरा का पूरा लेसन अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हैं, तो आपको हेल्प हो जाएगी। आप प्रीवियस लेसन्स अच्छे से देखिए। और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के मैंने ऑल वीडियोस अपलोड करे हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंच के बारे में। हमने प्रीवियस लेसन्स में पोर्चुगीज़, ब्रिटिश और डच कवर कर लिया है। जिसने नहीं देखा है सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप देख लेना। और आज हम फ्रेंच डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंडिया इन यूरोपियन कॉलोनियलिज्म, पहले हमने चैप्टर 2 में देखा था कि क्या क्या इम्पैक्ट हुआ था कॉलोनियलिज्म का ऑन वर्ल्ड, और आज हम इस चैप्टर में स्टडी कर रहे हैं कि यूरोपियन कॉलोनियलिज्म का इम्पैक्ट इंडिया में और कैसे स्प्रेड होता है, और यहाँ पर अलग अलग कंपनीज जो हैं वो उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम फ्रेंच के बारे में पढ़ेंगे। तो जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं करा है वो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना, ताकि फ्यूचर में जितने भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड करती हूँ सबका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फ्रेंच ने 1664 के अंडर अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ये सबको याद रखना है, कब इस्टेब्लिश करी, 1664 में। 1664 में इन्होंने अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करी, और इनका जो फ्रेंच नेम है ये लिखा है ला कंपनी डैस इंडीज ओरिएंटलीज, ये इनका फ्रेंच नेम है। बेसिकली ये जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है ये इंग्लिश नेम है जो हमें नॉर्मली पता है, और ये फ्रेंच नेम है, ठीक है। और ये कंपनी इस्टेब्लिश करने के पीछे हाथ किसका था? बेसिकली यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंच के अंदर किंग लुइस 16 नाम के एक रूलर थे, किंग लुइस 16, ठीक है। ये याद रखना है सबको, किंग लुइस 16 ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टडी करेंगे, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये सारे रेवोल्यूशन हिस्ट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ेंगे ना आगे हिस्ट्री में, तो जब हम बेसिकली सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ेंगे तो ये किंग लुइस 16 बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो ये किंग लुइस 16 जो है, ठीक है, इनके फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे जीन बैप्टिस्ट कॉलबर्ट, ठीक है। ये इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो इनका ही ये पूरा का पूरा इनिशिएटिव था, जिसकी वजह से ये जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 के अंदर इस्टेब्लिश होती है इंडिया में। अब यहाँ पर कंपनी को यहाँ पर बहुत सारी परमिशन दे दी जाती हैं। पहले ऐसे नहीं दी जाती थी कंपनी को परमिशन, लेकिन थोड़े दिन बाद क्या होता है, कंपनी को ज़्यादा परमिशंस दे दी जाती हैं। पहले तो ये ट्रेड के लिए और कंपनी इस्टेब्लिश होती है, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर इनको अलाउ कर दिया जाता है टू ट्रेड विद द ईस्टर्न कंट्रीज़। आप ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर सकते हो, अपने खुद की आर्मी मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। कंपनी को अथॉरिटी दे दी गई है कि आप अपने आर्मी को मेंटेन करिए, आप अपनी नेवी को मेंटेन करिए, एंड ऑल्सो एग्जेम्पशन फ्रॉम दी टैक्सेस। अब यहाँ पर इनको फ्रेंच गवर्नमेंट को टैक्सेस भी पे नहीं करने पड़ेंगे, और यहाँ पे ये एंटर कर सकते हैं वॉर और ट्रीटी। ये सारे मेन पॉइंट्स हैं कि इनको क्या क्या अलाउ किया था। अब आफ्टर 2 इयर्स हमने कब देखा, 1664 के अंदर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश होती है 1664 के अंदर। अब यहाँ पर 1666 है, मतलब 2 साल के बाद, 2 साल के बाद ये लोग क्या करते हैं, डिप्लोमेटिक कंटिजेंट मुगल एम्परर औरंगजेब के साथ, ठीक है। यहाँ पर जो है क्या करते हैं ये लोग, कंपनी सेंड करते हैं डिप्लोमेटिक कंटिजेंट to the court of Mughal Emperor Aurangzeb and obtained the permission to establish a factory in सूरत। तो यहाँ पर ये डिप्लोमेटिक रिलेशन मीन्स पहले अपना एक जैसे
एक पर्सन होता है उसको डिप्लोमेटिक कंटिजेंट यहाँ पर करते हैं मुग़ल एम्परर के साथ, औरंगज़ेब से क्या करते हैं, परमिशन लेते हैं कि हम इस्टेब्लिश करें एक फैक्ट्री सूरत के अंदर, और यहाँ पर इनको परमिशन मिल भी जाती है और ये इस्टेब्लिश कर लेते हैं अपनी फर्स्ट फैक्ट्री सूरत के अंदर 1668 के अंदर। ठीक है, 1668 के अंदर ये लोग इस्टेब्लिश करते हैं। अब देखो फर्स्ट कब हुआ, 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई इंडिया के अंदर। 1666 आफ्टर 2 इयर्स इन्होंने मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब से परमिशन ऑब्टेन कर ली कि अब हम फ्रेंच जो इनकी जो कंपनी है वो फैक्ट्री उनकी फर्स्ट कहाँ पर बन गई, सूरत के अंदर 1668 के अंदर। मतलब 2 साल के बाद इन्होंने अपनी खुद की एक फैक्ट्री सूरत के अंदर इस्टेब्लिश कर ली 1668 के अंदर। यहाँ पर औरंगज़ेब का जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट याद रखना कि इन्होंने ही इनको परमिशन दी थी, इसके वजह से क्या हुआ, फ्रेंच फैक्ट्री सूरत के अंदर बन पाई 1668 के अंदर 2 साल के बाद। फिर क्या होता है, ड्यूरिंग दिस पीरियड फ्रेंच वॉर फाइट कुतुब शाही एंड डच। ठीक है, फ्रेंच का जो है वॉर चल रहा था कुतुब शाही और डच के साथ में। और जब इनकी फैक्ट्री सूरत के अंदर ये लोग इस्टेब्लिश कर लेते हैं, उसके बाद में बहुत सारी अलग अलग फैक्ट्रीज पुदुचेरी, चंद्रनगर, माहे, कारिकाल एंड मछलीपट्टनम, यहाँ पर अलग अलग फैक्ट्रीज ये लोग बिल्ड करते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड द फ्रेंच वर फाइटिंग विद द कुतुब शाही रूलर एंड द डच। मैंने आपको बताया कि इनका वॉर चल रहा था किसके साथ में, फ्रेंच का वॉर चल रहा था कुतुब शाही और डच के साथ में। पुदुचेरी का जो है इनका मेन सेंटर हुआ करता था, यहाँ से ही ज़्यादा फ्रेंच ऑपरेशंस करते थे, फ्रेंच ऑपरेशन यहाँ से इनका पॉसिबल होता था। पुदुचेरी क्या था, उनका मेन सेंटर था फ्रेंच ऑपरेशंस का, मीन्स ज़्यादा जो है मेन सेंटर, मतलब यहाँ पे से ज़्यादा ऑपरेशंस होते थे उनके, जो भी रिलेशनशिप है, ट्रेड रिलेशनशिप वगैरह सारा कुछ यहाँ से ऑपरेशंस होता था पॉसिबल फ्रेंच का। पुदुचेरी मेन सेंटर था, और ये जो पुदुचेरी था वो नवाब ऑफ कर्नाटका, ठीक है, ये याद रखना है, इट वॉज रूल्ड बाय द नवाब ऑफ कर्नाटका। यहाँ पे कौन रूलर था, नवाब ऑफ कर्नाटका। लेकिन अब नवाब की जो फैमिली थी, ठीक है, उनकी खुद की फैमिली के अंदर यहाँ पर फाइट चल रहा था, किसके लिए, थ्रोन के लिए फाइट हो रहा था। नवाब्स फैमिली फाइटिंग अमंग्स देमसेल्फ, वो खुद ही फाइट कर रहे थे, आपस में लड़ाई कर रहे थे थ्रोन के लिए कि मैं राजा बनूंगा। द ब्रिटिश एंड फ्रेंच स्टार्टेड इंटरवेनिंग इन द मैटर। अब यहाँ पर ब्रिटिश और फ्रेंच दोनों की एंट्री हो जाती है, और यहाँ पे जो है ये लोग बीच बचाव के लिए आ जाते हैं, इंटरफेयरिंग। ठीक है, ये लोग बीच में कूद जाते हैं इनकी फाइट के अंदर। नवाब की फैमिली खुद तो फाइट कर रही है एक दूसरे से, कि नवाब की खुद की फैमिली है, उनका इंटरनल मैटर है, वो खुद फाइट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रेंच और ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, एंट्री करते हैं और यहाँ पे इंटरफेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर 3 बैटल्स होती हैं 1744 से लेके 1763 CE तक। कर्नाटिक वॉर्स कहा गया है जिसको 3 बैटल्स होती हैं, कर्नाटिक वॉर्स, ठीक है, सबको याद रखना है। 3 बैटल्स होती हैं 1744 से 1763 तक, और इनका नाम है कर्नाटिक वॉर, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे फ्रेंच जो है डिफीटेड बाय ब्रिटिश इन द 3rd बैटल। इसके बाद में यहाँ पे कोई भी यूरोपियन राइवल नहीं रह जाता है, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स रहते हैं, उनके आगे अब यहाँ पर कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कौन है, ब्रिटिशर्स है, क्योंकि इन्होंने डिफीट भी कर दिया है फ्रेंच को 3rd बैटल ऑफ कर्नाटिक वॉर। अब यहाँ पर कोई भी राइवल लेफ्ट नहीं है, कोई भी इनके अगेंस्ट में नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अब ब्रिटिशर्स रह गए थे। अब हमारा यहाँ पर चैप्टर ख़त्म हो जाता है 3rd वाला। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलूँगी और हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4।
चैप्टर नंबर 4 हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेसन है अबाउट द रेजिस्टेंस टू द फॉरेन पावर्स इन इंडिया पुट अप बाय छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर नंबर 4 की। जिसने भी चैप्टर 1 और 2 नहीं देखा है वो देख लेना, और चैप्टर तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।